नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण कोरिया के ऊपर। दक्षिण कोरिया जो कि चाइना के बिल्कुल ईस्ट में और जापान के लगभग वेस्ट में ये स्थित हैं, वहाँ पर अस्थिरता नज़र आ रही है। दरअसल दक्षिण कोरिया में 3 दिसंबर को राष्ट्रपति यून युक योल ने इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान किया था। राष्ट्रपति ने विपक्ष पर संसद को नियंत्रित करने, उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और सरकार गिराने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति यून ने टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संबोधन में यह घोषणा की। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया में जारी राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। यून की पीपुल्स पावर पार्टी मई 2022 से सत्ता में है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है। 1980 के बाद यह पहली बार है जब दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ घोषित किया गया है। देश में मार्शल लॉ ऐसे समय में लगाया गया जब संसद में सरकार और विपक्षी दल के बीच बजट विधेयक को लेकर मतभेद चल रहे हैं। राजधानी सियोल में सड़क से लेकर संसद तक में प्रदर्शन हुआ। संसद में इस फैसले के खिलाफ मतदान हुआ है। संसद के ऊपर हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए। सेना ने कई विपक्षी सांसदों को भी हिरासत में लिया। मार्शल लॉ लागू करने के विरोध में दक्षिण कोरियाई संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। मार्शल लॉ के बाद रैलियों को बैन कर दिया गया और प्रसारण पर भी रोक लगा दिया गया। नेशनल असेंबली, स्थानीय परिषद और राजनीतिक दलों, राजनीतिक संघों, रैलियों, सभी राजनीतिक गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया। फेक न्यूज, पब्लिक ओपिनियन और झूठे प्रचार पर भी रोक लगा दिया गया। सभी मीडिया और पर्सनल लॉ कमांड के नियंत्रण के अधीन हो गए। हड़ताल, काम रोकने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। प्रशिक्षु डॉक्टर सहित सभी चिकित्साकर्मी जो हड़ताल पर हैं या चिकित्सा क्षेत्र छोड़ चुके हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर अपनी नौकरी पर लौटना होगा। ईमानदारी से काम करना होगा। उल्लंघन करने वालों को मार्शल लॉ के अनुसार सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा करी गई। लेकिन हम लोग देखते हैं कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश कुछ ही घंटों में वापस ले लिया। राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर की रात मार्शल लॉ लगाने की घोषणा करी थी। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी बीच देश की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद राष्ट्रपति मार्शल लॉ को हटाने का वादा किया था। 6 घंटे बाद ही दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटा दिया गया। मार्शल लॉ के आदेश को हटाने के कुछ घंटों बाद ही दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यून सुक योल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेगी। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति योल को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी डीपीके को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिली थी, जबकि विपक्षी पार्टी डीपीके को 170 सीटें मिली। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी डीपीके राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी और वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 25% के करीब है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों में सबसे कम है। इन सबसे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया। उन्होंने डीपीके पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। अब जब दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगा ही दिया गया था तो इसको सिर्फ 6 घंटे में ही क्यों खत्म कर दिया गया। दरअसल राष्ट्रपति योल के मार्शल लॉ के ऐलान के बाद पूरा विपक्ष थोड़ी ही देर में संसद पहुंच गए। मार्शल लॉ कानून को हटाने के लिए संसद में 150 से ज्यादा सांसद होने चाहिए। जब तक सेना संसद पर कब्जे के लिए पहुंची, पर्याप्त सांसद संसद पहुंच चुके थे और कार्यवाही शुरू हो गई थी। हालांकि सेना ने कार्यवाही रोकने की कोशिश करी। संसद में वोटिंग के लिए जा रहे कई विपक्षी सांसद को हिरासत में ले लिया गया। अंदर घुसने के लिए संसद की खिड़कियां तोड़नी शुरू कर दी गई, लेकिन जब तक
जवान भीतर पहुंचते नेशनल असेंबली के 300 में से 190 सांसदों ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ वाले प्रस्ताव को मतदान कर गिरा दिया। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक अगर संसद में सांसदों का बहुमत देश में मार्शल लॉ हटाने की मांग करता है तो सरकार को इसे मानना होगा। संविधान के इसी प्रावधान का विपक्षी नेताओं को फायदा मिला और सेना को अपनी कार्यवाही रोकनी पड़ी। सेना ने तुरंत संसद को खाली कर दिया और वापस लौट गए। संसद के ऊपर हेलीकॉप्टर और सड़क पर मिलिट्री टैंक तैनात कर दिए गए, उन्हें भी वापस जाना पड़ा। अब साउथ कोरिया में इमरजेंसी को लेकर के संविधान का क्या प्रावधान है? दरअसल साउथ कोरिया के संविधान के आर्टिकल 77 में देश में मार्शल लॉ की घोषणा की बात कही गई है, लेकिन इसे लागू करने के लिए नियम तय किए गए हैं। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि जब किसी सैन्य आवश्यकता या युद्ध से निपटने की स्थिति हो तब ही इमरजेंसी लगाई जाए। इमरजेंसी के समय मिलिट्री को पब्लिक प्लेस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। मिलिट्री अपने ऑर्डर्स के लिए राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। इमरजेंसी हटाने के लिए संसद से प्रस्ताव पास करना अनिवार्य है। अगर आधे से ज्यादा सांसद इमरजेंसी हटाने पर राजी होते हैं तो ही प्रस्ताव पास माना जाएगा। अब पूरी दुनिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आया, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अमेरिका इस पर क्या बोला। दरअसल व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से मंगलवार रात को एक स्टेटमेंट जारी किया गया। इसमें कहा गया कि साउथ कोरिया में इमरजेंसी के बारे में वहां की सरकार ने पहले नहीं बताया। हम चाहते हैं कि साउथ कोरिया अपने कानूनों का पालन करे और इन राजनीतिक विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के शासन के अनुसार हल होते वो देखना चाहते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया गया अमेरिका के द्वारा। साउथ कोरिया की इस स्थिति को देखते हुए स्वीडिश प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को भी टाल दिया है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वहाँ की जो रूलिंग पीपल्स पावर पार्टी है उनके चीफ ने पूरे कैबिनेट को रिजाइन करने के लिए कहा है और डिफेंस मिनिस्टर को भी फायर कर दिया गया है। साथ में ये भी डिमांड किया जा रहा है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाए। वहाँ इम्पीचमेंट प्रोसेस वहाँ की नेशनल असेंबली के द्वारा किया जाता है। नेशनल असेंबली वहाँ के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती हैं अगर उनके पास 2/3 लॉ मेकर उनके फेवर में वोट करे और उसके बाद एक ट्रायल शुरू किया जाता है जो कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये हेल्ड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इनको 9 में से 6 जजेस के द्वारा कंफर्म करा जाता है और इस प्रकार से साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। प्रेसिडेंट यून के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी रिजाइन कर दिया है और सीनियर सेक्रेटेरिएट्स ने भी कलेक्टिवली रेजिग्नेशन अपना ऑफर करा है। इस तरह की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखते हुए साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट हैं वो भी एकदम पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो गया है। लेकिन फिर भी साउथ कोरिया के जो फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं उन्होंने कहा है कि वो $7.07 बिलियन स्टॉक मार्केट में डालेगा ताकि स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड में $7.07 बिलियन को डालने की बात कही जा रही है ताकि साउथ कोरिया की जो स्टॉक मार्केट है उसको स्टेबलाइज रखा जा सके। बैंक्स और बाकी दूसरे फाइनेंशियल गतिविधि पर भी इनका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। तो हम लोग आने वाले समय में देखते हैं कि साउथ कोरिया की स्थिति क्या फिर से वैसे ही नॉर्मलाइज हो पाएगा या नहीं। अगर ऐसा कुछ अपडेट होता है तो हम लोग एक नए वीडियो में इनकी चर्चा कर लेंगे। खत्म करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद।